गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मेरे साथ एक गेस्ट है जिनके साथ आपकी मुलाकात जो है वो अब रेड एफएम पर होने वाली है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन बिग बॉस 7 साथ साथ में नजर आने वाली हमारी अपनी रतन राजपूत, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली है। बस पिछले हफ्ते ही वे एलिमिनेट हुई हैं बिग बॉस के घर से, तो उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। रतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सफर होता है बिग बॉस का, इस बार साथ साथ वाला जो सफर रहा, कैसा रहा? शॉर्ट में अगर आपको बताना हो। बहुत ही डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, बहुत ही चैलेंजिंग है। मुझे लगता है दुनिया का सबसे डिफिकल्ट गेम अगर है तो वो है बिग बॉस। जी, बाहर से लेकिन हम लोग जब देखते हैं, जब व्यूवर्स देखते हैं, वो लगता है कि अरे वाह, ये लोग तो आराम से हैं, बहुत ही आराम से रह रहे हैं, सब कुछ इन्हें मिल रहा है, सब कुछ है, इतना माइलेज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, उनकी सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ये बताऊं कि वहाँ रहकर के क्या, जो हम सबसे पहले, वो है हमारा चैन, वो है हमारा नींद, वो है खाना। सुबह के नाश्ते में एक ब्रेड मिल रहा होता था, एक पराठा। मतलब इतने सारे पैसों का आप करोगे क्या जो आप जिंदगी में कमा रहे हो? 28 दिन मैंने किसी भी दिन पेट भर के खाना नहीं खाया होगा वहाँ पे। सुकून की जो नींद होती है वो होता ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे गेम चल रहा होता है। और अगर गेम नहीं भी चल रहा है किसी के थ्रू, तो आपको शक चल रहा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ इस चीज के पीछे भी कुछ हाथ है। तो बेसिकली माइंड गेम है। सुकून चैन देखने वालों को लग रहा है। और स्पेशली बता दो कि मैं भी जब देख रही हूँ तो देखना अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत अलग बात है। रतन, एक और चीज जानना चाहूंगा, जब जैसे ही आपकी एंट्री हुई बिग बॉस 7 में, एक सबसे बड़ा झटका ये लगा कि आपने कुछ पाप नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको जहन्नुम में भेज दिया गया। ये अचानक से तो आपको झटका नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो नहीं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। ये जरूर आया था कि बिना बैड कर्मा की ही मुझे जहन्नुम में डाला जा रहा है। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, अगर बुराई पहले देख लो, अगर ज्यादा डिफिकल्ट टाइम पहले आप देख लो तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद आप एडजस्ट कर जाते हैं हर जगह। तो मैं जहन्नुम में बहुत खुश थी, बिकॉज उधर शुरू में लोग अपूर्वा थे और कुशाल था, तो मुझे ठीक लग रहा था उन लोगों के साथ। तो तनीषा ने मेरे साथ थोड़ा सा पता नहीं क्यों क्या सोचकर ऐसा किया था, डिसीजन लिया था। पता नहीं, वो तो उनका दिमाग बताएगा, बट मैं एडजस्ट हो गई थी। लेकिन जाते जाते आपने बम फोड़ दी, यानी कि बजा दिया बिल्कुल तनीषा का। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे वैसे बिग बॉस के घर के अंदर इतना कुछ होता रहता है, सबसे स्टूपिड थिंग क्या हुई थी? आप अगर कुछ शेयर करना चाहे, जो आपको पसंद नहीं आया, अजीब तरह का लगा, वो चीज क्या थी? मुझे तनीषा का बिहेवियर बहुत स्टूपिड लगा। एक अंडे के पीछे वो ऐसे पड़ी जैसे कि वो एक होता है ना डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो मुझे लगा था कि ये बदल के कर दो, एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो दुनिया वालों। और तनीषा जो नहा धोकर पीछे पड़ी है, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अरमान जी के अंडे, पता नहीं क्या चल रहा है। और स्टिल इट्स गोइंग ऑन। तो मेरे को लग रहा है वो स्टुपिडिटी है थोड़ी। ओके, रियलिटी शोज और सीरियल्स, सबसे ज्यादा क्या आपको फर्क नजर आया और टफ क्या लगा? यार बहुत फर्क है। मुझे लगता है मैंने रियलिटी शो स्वयंवर भी किया है और बिग बॉस भी कर रहा है, मैं किया है। तो मैं इन दोनों में भी फर्क बता दूं कि बिग बॉस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा। रियलिटी शो में स्वयंवर इतना डिफिकल्ट नहीं था। और फिक्शन तो भैया कमाल की चीज है। आई मीन, आप एक कैरेक्टर जी रहे होते हो और 12 घंटे से लेकर 18 घंटे की शूटिंग होती है, या मैक्सिमम 32 घंटे या 40 घंटे की हम नॉन स्टॉप शूटिंग करते हैं। बस बिग बॉस में तो भैया डायरेक्टर एक दिन पहले मतलब एक्शन बोलता है, कट बोलना ही भूल जाता है, जो पता नहीं कब कट होगा। बहुत डिफिकल्ट है 24 घंटे कैमरे के सामने रहना और अपनी जिंदगी सहज भाव से जीना, बहुत मुश्किल है। ओके, रतन, हम सब देख रहे हैं बिग बॉस और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन अंदर का माहौल हमारे साथ शेयर कीजिए। वो घर कैसा है जो आपने टच किया है, फील किया है? वो घर की चीजें कैसी हैं? कुछ अंदर की चीजें हमारे साथ अगर जो हमने नहीं देखा है, जो हमने हमने आपने सिर्फ फील किया, वो हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, चीजें वहाँ पल पल चेंज होती है, वो है सिचुएशन। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे मोमेंट भी होते हैं। लाइक वहाँ के जो प्रॉप्स हैं वो बहुत ही यूनिक सा है। कुछ गांव साइड में मग है जिसको जमाने बाद, एल्यूमिनियम का प्लेट है जो शायद जेल में होता है। तो वो सब रियल लाइफ में हम लोगों ने अनुभव नहीं किया है, उसमें खाना और उसको अपने आप साफ करना, तो वो सब अलग चीज है। और सिंपल चीजें हैं, लाइक अगर बॉटल है तो मैं उसमें नेल पेंट से उससे सबका नाम लिखा करती थी और पेंट करती थी। मैं मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे बाहर आकर बिजनेस करना चाहिए कि मैं पेंटिंग वेंटिंग का बिजनेस कर लूँ मग से। तो वो सब अच्छा था। और बेसिकली खूबसूरत टाइम तो बहुत कम बिताया है, लेकिन
मैं मिस कर रही हूँ वहाँ के एनवायरनमेंट को, कभी कभी वहाँ के प्रॉप्स को। जो वहाँ पे एक एल्युमिनियम का दूध का डब्बा था जिससे हम सब ने अपना अपना नाम लिखा है एज अ यादगार के तौर पे, वो हम लोग लास्ट में सलमान खान को गिफ्ट करने वाले हैं फिनाले में, और वो अपने लोनावला के फार्म हाउस पे लगाएंगे। तो वो एक यूनिक सा वहाँ पे है चीज। ओके, तो कितने दोस्त बने और कितने दुश्मन? दुश्मन एक भी नहीं बने, क्योंकि किसी ने भी मेरे सामने मुंह पर आकर कुछ भी नहीं किया। पीठ पीछे तो कोई कुछ भी बोलता है उसको मैं कायर कहती हूँ, तो उनका मेरे जिंदगी में कोई गिनती नहीं है। लेकिन दोस्त मैं कह सकती हूँ कि दो अच्छे दोस्त बने हैं। एक तो है हेजल और एक है बहुत अच्छी दोस्त एली बनी है मेरी। और मुझे एली पर्सनली बहुत पसंद है। तो ऑफकोर्स मेरे अच्छा टाइम भी था, अच्छे दोस्त बने, खुशहाल है, गौहर है। लेकिन बेस्ट जो कह सकती हूँ कि मैं अभी कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं। तो हम लोग तिगड़ी हैं, मैं, हेजल और एली। क्या बात है। अच्छा, इस सीजन का सबसे गंदा कंटेस्टेंट कौन है? आज आप खुलासा कर दो। नहीं, अभी सीजन में सारे कंटेस्टेंट आए कहाँ हैं। अभी मुझे लगता है अभी बहुत सारी एंट्रीज बाकी होंगी। गंदा मैं इसलिए नहीं बोलूंगी बिकॉज मेरे साथ किसी ने भी गंदा व्यवहार नहीं किया है। मेरे साथ टचवुड सभी अच्छे थे। मुझे तनीषा का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको मैच्योर समझा था और उनसे एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी अच्छाई की। वो जिस ढंग से अपने कहते हैं ना अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपने खानदान, अपनी क्लास या अपनी सक्सेसफुल होना, इस टाइप की जो बात कर रही है वो उनका सूट नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन गंदा मेरे नजर से कोई भी नहीं है। ओके, सलमान भाई से जब आप मुलाकात हुई, जब आपकी एंट्री हो रही थी, कोई टिप्स उन्होंने कुछ आपको कहा था जो चीजें आपको याद रह गई अभी तक? यार एक बात बताऊं, जब जाने का टाइम आता है ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। उस समय आई वॉज रियली नर्वस, बहुत नर्वस थी मैं। बस अंदर से प्रे कर रही थी कि मैं सही सलामत लौट कर आऊं इस स्टेज पर जब भी सलमान के सामने आऊं। तो मैं बिल्कुल नर्वस थी, मुझे याद नहीं है कुछ। ओके, अगले जन्म अगर चांस मिले एक बार फिर से, तो क्या आप एक बार फिर से एंट्री मारेंगी बिग बॉस के घर में? अगले जन्म मैं पूछ रहा हूँ। मैं इस जन्म में ना मारूं, आप अगले जन्म की बात कर रहे हैं। मैं अपने आपको बोलूंगी कि कुछ याद रहे ना रहे, अगले जन्म मुझे ये जरूर याद रहे कि बिग बॉस में एंट्री जिंदगी में कभी नहीं लेनी है। मैं नहीं बनी उस गेम के लिए। बिग बॉस शो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं गेम प्ले नहीं कर सकती, मैं इमोशन और माइंड के साथ, इंसानों के साथ नहीं खेल सकती। मेरी कमजोरी है वो। ओके, बिग बॉस 7 में जाने के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई? आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई है? मेरे अंदर देखिए मैच्योरिटी पहले भी थी। जो भी मैं सीखा था दुनिया में वो सब कुछ वहाँ अप्लाई करना मैंने सीखा। मैंने सीखा है कि कमी में कैसे रहते हैं, कम खाकर गुजारा कैसे करते हैं, फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। और क्या सीखा मैंने गौहर से मसाला टोस्ट बहुत टेस्टी बनाना सीखा है। और बेसिकली कई लोगों से सीखा है कि मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, और कई लोगों से सीखा है कि बहुत सारी चीजें हैं। अभी तुरंत निकल कर आई हूँ तो थोड़ा एक अंदर से घबराहट जरूर है। मैं बार बार बिग बॉस के बारे में गप नहीं मार रही ना, तो अभी शो देखना शुरू किया है। आज से मैं शुरू करूंगी बिग बॉस को दोबारा से देखना। तो शायद अगले हफ्ते या दिवाली के टाइम पे जब मैं बात करूं तब अब मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या सीखा। बिल्कुल, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते टास्क की हम बातें करें। वो जो टास्क था जिसने सबको हिला कर रख दिया, वो वाले टास्क के बारे में कहना चाहेंगे। टॉर्चर भी हुई, आपने आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, और आपने कहा कि पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। जानना चाहेंगे उस टास्क के बारे में। देखिए बात सिर्फ ये थी कि मुझे जाते ही काम्या जी ने बड़ा ही बुरे तरीके से कहा था कि कमजोर कड़ी मैं हूँ, जबकि मैं नहीं थी। और वो मेरे लिए एक बहुत ही टॉर्चर था कि आप मुझे खामा-खा कमजोर कड़ी बता रहे हैं। तो मैंने मन में ये ठाना हुआ था कि भैया जो भी टास्क आएगा मुझे करना है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए मैं करूंगी। और मुझे चेक करना था कि क्या मैं सच में पीछे हटती हूँ किसी चीज को करने से। तो मेरे सामने गोबर आया और मैंने कहा कि बस रिकॉर्ड बज रहा था दिमाग में, कमजोर कड़ी नहीं हूँ मैं और मुझे करना है। और मैंने कर दिया। और बिलीव करिए कि मैं जब वो टास्क करके निकली और नहा कर बैठी, मुझे सुकून आ रहा था। गंदगी थी, बदबू आ रहा था मुझसे, लेकिन अंदर ही अंदर सुकून था कि मैंने कर डाला। और फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो दुनिया की मैं शायद पहली लड़की होंगी जिसने गोबर स्नान किया होगा। तो नॉट बैड। और फर्क बस ये पड़ा है कि अब मैं शायद 6 महीने 1 साल सरसों का साग और चने का साग नहीं खा पाऊंगी, पालक पनीर नहीं खा पाऊंगी। मुझे हरे रंग से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे गोबर गोबर फील आ रहा है। डिफिकल्ट तो था ऑफ कोर्स।
एक एक ऐसा बंदा जिसे आप बिग बॉस के घर में भेजना चाहेंगी, वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, या फिर कोई और जिन्हें हम पहचानते हैं, सेलिब्रिटी में से कोई हो सकता है, वो इंसान कौन होगा जिसे आप पनिशमेंट देना चाहती हैं समझ के अगर आपको भेजना हो? नहीं, सीरियसली मेरे लाइफ में कोई भी दुश्मन नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि अगर एज अ व्यूअर मुझे देखना हो और कुछ लोगों का चेहरा और मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे सामने आए, रियल चेहरा सामने आए, तो वो चेहरा दिखाने के लिए मुझे लगता है मैं डॉली दीदी को भेजना चाहूंगी। मुझे लगता है कई लोगों का खुलकर चेहरा सामने बिल्कुल दिखा नहीं है जी, तो मैं पनिशमेंट के तौर पे नहीं, लोगों का रियल चेहरा आने के लिए चाहूंगी कि डॉली बिल्ला जी की एक बार एंट्री हो जाए। ओके। 40 लाख लोग कोलकाता में आपको सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे फैन हैं कोलकाता शहर में, उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि आज मैं जहाँ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। कुछ दिनों तक आपने मुझे वोट किया, मुझे वो सपोर्ट लगा, और जिस जिस की हूँ उस हफ्ते मैंने अपने सारी ऑडियंस को बहुत बहुत मन से थैंक यू कहा है, क्योंकि उनकी कम वोट की वजह से मैं बाहर आई, और मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी परेशानी समझ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे कि भैया रतन वहाँ बिल्कुल फिट नहीं हो रही है, उसको कहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कम वोट किया, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड मुझे इसी तरह आप सपोर्ट करती रहिए, और मैं इस शो में आपको एंटरटेन नहीं कर पाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स जो भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा मैं कोशिश वापस कर सकूं। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रतन हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिमेश। थैंक यू सो मच। वेल, ये आवाज थी बिग बॉस 7 में नजर आने वाली रतन राजपूत की, जो पिछले हफ्ते ही एलिमिनेट हुई है, और उनके साथ रेड एफएम की सबसे पहले उनकी बातें हुई है। वेल, मेरा नाम है अनिमेश, आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम पर, जाते रहो।